बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना है अपने नावल का लास्ट पार्ट। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आए पहले कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन हम अपना नावल रीड करेंगे। मास खान, थैंक्स डियर, वेलकम। तहादिल, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ज़बरदस्त एपिसोड, नाइस स्टोरी। मैं अस्मा दिल हूँ, ये मेरे बेटे की आइडिया। अच्छा अस्मा, मैं भी कहूँ आप किधर गुम हो गए इतने दिन से। हमें लगता था ये कोई न्यू रीडर है, लिसनर है। तामीर खान, डियर हैप्पी सर, नावल बहुत इंटरेस्टिंग था। गेट वेल सून डॉल, थैंक यू। अरे शादी की मत पूछो, आपकी गांव की शादी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, मैंने वैसे गांव की शादियां बहुत कम कभी नहीं अटेंड की, गांव में जाकर तो कभी भी नहीं की। पूरा नवंबर भरा पड़ा है शादियों से, कसम से बड़ा मज़ा आता है यार। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात है। आप इंडिया में होती तो मैं आपको अपने गांव ज़रूर बुलाती। आप कभी आ जाओ इंशाल्लाह, अगर कभी नसीब में हुआ तो। वैसे कभी मुझे शौक़ नहीं है इतना आने का इंडिया, लेकिन अगर कभी नसीब में हुआ। और आपसे पहले पंजाबी लैंग्वेज भी सीखती, बड़ा अच्छा लगता है जब आप बोलती हैं नावल के पेज में। थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली ऑनर्ड माय डियर। अभी आपको मेरा नावल याद है, जब टाइम मिले तो अपलोड कर देना प्लीज़। कौन से वाला भला? जेन में से निकल गया शायद, मैंने कहीं पे सेव करके रखा हो लेकिन अभी माइंड में नहीं आ रहा। जज़ाकल्लाह आपी, अल्लाह पाक छोटी डॉल बड़ी डॉल दोनों को अपनी अमान में रखे, आमीन यार। शुक्र अल्लाह का, बेहतर है दोनों। अल्लाह हाफिज़। मास खान का हो गया। शैलो, ये भी इनके भी अक्सर कमेंट होते हैं। ज़बरदस्त, वेरी लॉन्ग टाइम, वन इंटरेस्टिंग लव स्टोरी, एब्सोल्युटली लव इट, है ना। मैंने भी बड़ा पसंद आया वाला नावल। बल्कि ऐसा होता है कि मैं तो ना, मेरे से तो रहा ही नहीं जाता अगले दिन के सफ़र के लिए ना। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, मैं रिकॉर्डिंग करके बाकी पूरा पूरा पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग में दूसरी दफ़ा पढ़ती हूँ। मलिक सबा का कमेंट है जी, लॉन्गेस्ट कमेंट। और सबा, आपने ये जो मैंने लगाई है ना, कवर लगाई, ये मुझे बड़ा पसंद आया। ये वाला एडिट आपने बड़ा अच्छा बनाया। वैसे भी आपके पहले भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ होता है ना, कुछ वो डिफरेंटली हिट करते हैं, आप बहुत पसंद आते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया नावल, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट पार्ट बहुत मज़े का था। नमल का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बेचारी मासूम सी और रूड हीरो। ऑन रूड तो नहीं है, बस नमल को ही लगता है। उसके सामने तो रूड ही है ना, बाकी सबके साथ भी ऑन रूड है। हाँ, ऑन से नमल तो वाकई बहुत ज़्यादा डरती है, तो लगा कि जिद्दा जेन मैंने खाइएगा फड़ के। मैं शाल का करेक्टर तो मुझे भी सख्त नापसंद है, जहर लगी है मुझे बनती लानती औरत। पसंद करती है, पसंद अपनी जगह, लानत बन के दिखा रही। ब्लैकमेलिंग देखी होंगी नमन ने, जब खुदकुशी की कोशिश की, वो पार्ट देख दुखी था। अच्छा जी। और ऑन तो उससे मिल ही नहीं गया था हॉस्पिटल, और फिर जब वो फ़ोन पे बात कर रहा था तो हाँ, रमल ने बड़ी बगैरती मारी थी नमल के साथ ना, रमला ने। लेकिन कुछ नहीं, अभी आगे आज कहानी ने और ट्विस्ट ले लेना, आज आप देखिएगा। मुझे बड़ा पसंद आया नावल। हाँ, ये तो क्या, रमला की बगैरती की वजह से ना ऑन को सारा कुछ पता लग गया। बाकी अब देखते हैं, ऑन अभी भी अपनी वही रविश रखता है, लापरवाही वाली, या अब वो कोई ना कोई स्टैंड लेता है। बाकी एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। अल्लाह पाक खुश रखे, आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। खतीजा नजीब हैदर का कमेंट है, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। फिर बहुत बिजी थी, आपको शादी का बताया था, फिर मेरी सास बीमार पड़ गई, सफ़र में थी, ईरान गई थी 1 वीक के लिए। वहाँ बिल्कुल ही कुछ काम नहीं कर रहा था, तो व्हाट्सएप यूट्यूब कुछ भी नहीं। फिर हम जापान, तो यहाँ आकर पहले आपके सारे जितने वीडियोस मुझसे रह गए थे वो सब सुने, फिर जाके ख़त्म हुए तो आपको कमेंट किया। थैंक यू वेरी मच कि आपके पास जब भी टाइम मिला आपने मुझे सुना। आई एम रियली वेरी ऑनर्ड। इस टाइम में आपको बहुत मिस किया, बहुत कोशिश करती टाइम मिले एक नावल आपकी वॉइस में सुन लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। फ्री हो तो डेली कमेंट करूँगी। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड टाइम, खुश रहें आबाद। थैंक यू वेरी मच डियर, आप ज़रूर सुनना और कमेंट भी करना। बाकी आप यार जब घूमने फिरने कहीं पे जाओ ना, तो फिर तो टाइम लग जाए, तो होता ही नहीं है। मैं भी जब आउट ऑफ सिटी जाऊँ तो मेरे तो रिकॉर्डिंग का टाइम बड़ा औखा मिलता है, लेकिन बस फिर भी मैं कढ़ लैनी है जिस तरह भी कढ़ा। सीड अंसारी का कमेंट है, आपकी बातें आप जब किसी पर लानते करती। थैंक यू वेरी मच जी। आप कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे आए बढ़ते हैं। मेनू आज ना मेरा ज़रा फ्लू हुआ है, तो नोज़ी नहीं खिलौने दे रही, तो वो साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ ये
फिर वो तो चलता रहता है, तब जिंदगी का हिस्सा बन गया। वह नावल की लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। घड़ी दिन के 12 बजा रही थी जब इसने मूंदी मूंदी आंखें खोलकर आसपास देखा। अजनबी कमरा, अजनबी जगह, अजनबी बेड। पहले तो उसे कुछ समझ ना आया, मगर शव की मंजिलें तय करते इसने पट से आंखें खोली। अगले लम्हे झटके से उठ बैठी। उनको इतना माफ साधना पाली। मैं कहाँ? फोड़े की तरह दुखते सर को दबाते हुए बड़बड़ाई। तभी इसकी नज़र अपने बाएं जाने पड़ी तो वो साख्त रह गई। बेड की पूछते टेक लगाए नमल का दुपट्टा मुंह पर डाले वो खासा बेआराम हालत में सो रहा था। पाँव में हमस जूते भी मौजूद थे। ये यहाँ, ये कैसे? नमल ने घबराहट से थूक निकला। ओह माय गॉड, मैं यहाँ कैसे आ गई? इसने अपने घूमते सर को दोनों हाथों से थामा और तभी इसके ज़हन में झमाका। वो तो कल मोइस की सालगिरह में थी ना। वहीं पर इसकी मुलाकात और उनकी दोस्त रमला से हुई। रमला इसे बिठाकर मशरूब लेने चली गई। वापसी पर इसके हाथ में 2 गिलास थे। एक इसने नमल को थमाया और दूसरा खुद थाम लिया। मशरूब पीने के बाद इसे नींद आने लगी, हल्की हल्की मीठी मीठी नींद। इसके बाद इसे कुछ याद न रहा। और वो उनके साथ एक ही बेड पे। ओह माय गॉड, इन दोनों की प्लानिंग तो नहीं थी? नमल ने बेयकीनी से पुरसुकून सोए हुए ऑन को देखा। दिमाग में गुस्से की लहर सी उठी। अगले पल इसने ऑन के मुंह पर पड़े हुए दुपट्टे को जोर से खींचा। ऑन हड़बड़ा कर उठ बैठा। शुक्र है तुम जागी। कच्ची नींद से जागी ऑन ने गहरी सांस लेकर नमल को देखा। मेरे ख्याल से सो तो आप रहे थे। नमल ने तंजिया निगाहों से देखा। ऑन ने बिना शर्मिंदा हुए सर पर हाथ फेरा। बस यार, सुबह बहुत लेट आंख लगी। टाइम देखा। अरे बाप रे, 12 बज रहे हैं। चलो जल्दी फ्रेश हो जाओ, उठो घर चलें। वो तेरी से सीधा हुआ। मैं यहाँ पे कैसे आई ऑन? वो टस से मस ना हुई। रास्ते में सब बताऊँ, कभी निकलते पापा वेट करेंगे होंगे। आज 2 जगह इनवाइट थे हम लोग। वो अपनी जोन में था, मगर नमल की अगली बात पर साख्त रह गया। जब मैं इस तरह आपके काबू में ना आई तो अपने घटिया दोस्त के साथ मिलकर ये प्लान बना लिया, मुझे बेहोश करके यहाँ उठा कर लिया। नमल ने बेदासुर आंखों से जख्मीपन था। और ने झटके से मुड़कर इसे देखा। शट अप नमल, जब कुछ जानती ना तो बकवास भी मत करो। वही संजीदगी भरा खुश्क अंदाजे से धचका लगा। बकवास नहीं करी, जो हकीकत है वही बयान करी हूँ। वो गुस्से से बुलंद आवाज में बोली। तो ठीक है, मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं दूंगा नमल इब्राहिम। तुम्हें जो सोचना सोचो, जो करना करो, मगर एक बात याद रखना, जब हकीकत पता चलेगी तो बहुत पछताओगी। मुझे बहुत अच्छा लगा अपने बारे में तुम्हारे रिमार्क्स जानकर। बेतासुर स्पाट लहजे में कहता मुड़ा, मगर अगले पल रिकॉर्ड पॉकेट से बजते मोबाइल को निकाल कर नमल की हथेली पर रखकर गुर्राया। और हाँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड और ख़ास कर अपने दिमाग में अच्छी तरह इस बात को डाल लेना कि जो चीज़ एक बार और अब्बास के नाम हो जाए, और इसे तोड़ तो देगा मगर छोड़ने का सोच भी नहीं सकता, समझी? कहता वह लंबे लंबे डग फटता बाहर निकल गया। नमल ने डुबडुबाई नज़रों से मोबाइल को देखा, जिस पर मुसलसल मिसाल कॉलिंग लिखा आ रहा था, और फ़क चेयर लिए वहीं बैठती चली गई। तो क्या वो सब जान गया था? आहो, तेरे पागलपन के सारे किस्से जान लेते हैं उन्हें। तुम्हारा तो कोई मूड नहीं था भाभी की तरफ रुकने का। मिशाल ने से आड़े हाथों लिया। वो घबरा गई। घर आकर इसे पता चला कि आरिस भाई ने रात घर आकर बताया था वो दोनों मलाह की तरफ रुक गए थे। मगर आरिस भाई ने छूट क्यों कहा? क्या वो भी इन सब के साथ मिले हुए थे? मगर वो उलझी और मिशाल के सवालात। और फिर मैंने रात तुम्हें इतनी कॉल, इतने SMS किए कि किसी एक का भी तुमने आंसर नहीं किया। वही शकीपन। SMS? नमल ने चौंक कर इसे देखा। मगर मैंने तो कोई मैसेजेस नहीं देखा। क्यों? क्या तुम्हें नहीं मिले मेरे मैसेजेस? मिशाल ने आंख उठाकर इसे देखा। नमल बेख्तियार सटपटाई। सामने इनबॉक्स खुला पड़ा था। इसका मतलब है सब ऑन ने पढ़ ली। अल्लाह अल्लाह, अब क्या होगा? नहीं नहीं, मैंने पढ़े थे रात में, मैं जल्दी से हो गई थी ना। नो, सुबह पढ़े। वो अटकी। मिशाल ने मशकूक नज़रों से देखा। फिर तुमने क्या सोचा तलाक के बारे में? कड़ी नज़रों से घूरा। नमल ने बेख्तियार थूक निकला। कल वहाँ में बहुत सारे लोग थे मिशी, मैं बात नहीं कर सकी। नमल ने हाथ मसलते हुए बेख्तियार सर झुका लिया। 2 दिन दे रही हूँ तुम्हें नमल, 2 दिन। अगर डाइवोर्स ना हुई ना तो नमल। खुश खुरदरा मर्दाना लहजा। दोनों बेख्तियार घबरा कर मुड़ी। मिशी का सांस ऊपर का ऊपर रह गया। 1 कप चाय मिल जाएगी? धौंस पर अंदाज। जी। नमल तेजी से उठी और बाहर निकल गई। किसकी डाइवोर्स हो रही है भाई? नमल के बाहर निकलते खुरदरा लहजे ने नरमाहट ले ली। वो मैं अपनी दोस्त का बता रही थी, निमी को। क्लास फेलो थी हमारी। विशाल ने जल्दी से बात पलटी। शुक्र है इसने कुछ नहीं सुना। नमल चाय लाए तो इसे मेरे रूम में भेज देना। उन्हें हनकारा भरा। मुझे कहते थे चाय का? नमल बेचारी थकी हुई आई थी, मैं बना देती। वो हिम्मत करके बोली, मुबादा वो बाहर न निकल जाए। इतने दिनों बाद तो हाथ आया था, 2-4 मिनट बैठ कर बातें कर लूँ। ऑन चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट लिए पलटा। वो ओन अब्बास की बीवी है और ओन को अपनी बीवी के हाथ की चाय पीनी है, कहा और बाहर चला गया। पीछे जलती कुर्ती विशाल रह गई। नमल ना गल करन लगे, मूँह कुत्ता बन लिया सी ते मिशाल ना क्यों जी एडी नरम लहजे दे विच ते मुस्कुरा के गल कीती जा रही। चवलिए। जनवरी की आमद थी। बारिशों का दूर दूर तक कुछ पता न था। 12 बजे तक तो धुंध छाई रहती थी। 1 बजे के करीब सूरज मियाँ बादलों की ओट से ज़रा झांकते और फौरन मुँह छुपा लेते। सारा दिन यही आंख मचौली खेली जाती। शाम की होती हर तरफ धुंध छा जाती थी।
आज जरा मौसम साफ था तो हर मंजर पास आया था और नमल को आज का दिन ही मनहूस लग रहा था कि एक तो आज इसे अकेले ही नहीं आना पड़ा और अब ड्राइवर भी सिरे से गायब था। इसने बेबसी से हाथ में थामे मोबाइल को देखा जिसकी बैटरी बिल्कुल एंड थी। थोड़ी देर पहले आरिस भैया को मैसेज किया था कि ड्राइवर आज इसे लेने नहीं आया, सो आज उसे लेने आ जाए। मगर किस्मत ही ख़राब थी, अभी मैसेज लिख ही रही थी कि मोबाइल ऑफ हो गया। वो थकी माती गेट के पास बने एक चबूतरे पर आ बैठी लड़कियाँ कब की अपने अपने घरों को सुधार चुकी थी। तो बीबी अंदर जाके फ़ोन मिला लगा किसी ने। इसने दोबारा नजरें वीरान सुनसान सड़क पर जमा दी। शायद कोई बस या वैगन इस तरफ आ निकले। अब तो यूं ही आने पर ही पछता रही थी। अल्लाह जी कोई मौजज़ा ही कर दे, वरना मुझे इस वीरान सुनसान सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ेगी। वो दिल ही दिल में दुआ मांगती रही। तभी से लगा कोई इसके करीब आकर बैठा। नमल ने चौंक कर मुड़कर देखा और साख्त लगी। आप कैसी हो? मीठी नज़रों से वही देख रहा था। आपकी हिम्मत भी कैसी हुई यहाँ आने की? वो चौंकी और झटके से उठकर इससे दूर हुई। ऐसे मत कहो, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। इसने तेरी से दूर जाती नमल का हाथ थामा। वो करंट खाकर मुड़ी। मगर मैं आपसे शदीद नफरत करती हूँ, सुना आपने? वो इनकी आंखों में देखते हुए चीखी और अगले ही पल झटके से अपना हाथ छुड़वाया तो वो लड़खड़ा कर दूर जा गिरा। इसका सर चबूतरे से जा लगा। नमल जो वापसी जाने के लिए मुड़ने लगी थी, इसे पीटते देखकर तेरी से इसकी तरफ बढ़ी। आप ठीक तो हैं? सहारा देकर ऊपर उठाए। प्लीज़ तुम एक तरफ की कहानी जानती हो, दूसरी तरफ की भी सुन लो, फिर तुम खुद फैसला करना कि तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए या नहीं। नजरों में इल्तिजा सी थी। नमल ने बेख्तियार और गहरी सांस ली, चबूतरे पर आ बैठी और जबत से मुठिया भेजते इनकी बातें सुनने लगी। कौन आ गया? जिदी गल्ला सुन रही बीबी। शाम के 6 बज रहे थे जब इसने घर कदम रखा। रोज़ वो 3 बजे तक घर आ जाती थी। आज अच्छी खासी देर हो चुकी थी। लाउंज में कदम रखते से ठिठक कर रुकना पड़ा। सभी लाउंज में मौजूद थे। बड़े पापा, चाचा जान, हत्ता के रात 8 बजे घर वापस आने वाले ओन और आरिस भैया भी वहीं मौजूद थे। इसे अंदर आते देखकर बड़ी माँ और मम्मा तेरी से उठकर इसके करीब आई। नमल इतनी देर लगा दी, आज किधर रह गई थी बेटा? मामा ने बेसाख्ते से सीने से लगाया। मोबाइल क्यों ऑफ था तुम्हारा? इतनी कॉल्स की, तुम्हें मैसेजेस के नुमाइश किए गए के लिए ले रखा है क्या? ऑन ने जारहाना अंदाज में से पप्पो से अलग किया। वो खाली खाली नजरों से देखेगी। ऑन ऐसे बात करते हैं क्या? बड़े पापा ने इसे टोका और इशारे से सोफे पर बैठने को कहा। कहाँ थी बेटा? आपको पता है हम कितने परेशान हो रहे थे। आपका सेल्फ ऑफ जा रहा था। ऑन और आरिस ने कितने चक्कर आपके यूनी के लगाए। मगर चौकीदार का एक ही जवाब कि आप जा चुकी हैं। कहाँ थी आप? बड़े पापा ने इसे अपने पहलू में बिठाते हुए धीरे से पूछा। सॉरी बड़े पापा, मेरी क्लास फेलो की तबीयत ख़राब हो गई तो कुछ स्टूडेंट्स मिल गए, इसे हॉस्पिटल ले गए। मैं भी इनके साथ थी। मैंने आपको कॉल करना थी बट बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए नहीं बता सकी। सारा रास्ता वो यही सोचती आई थी कि इसे घर जाकर क्या छूट सुनाना। सर झुका कर इसे सुना दिया। उफ, अगर ये सच जान जाए तो बीबी ये तरह काम ही ना करो। किसी से मोबाइल लेकर या हॉस्पिटल के रिसेप्शन से तुम कॉल कर सकती थी। तुम्हें पता है हम लोग कितने परेशान हो रहे थे। ऑन को इसका सुकून खुटका था। ऑन, पापा ने तनबीही नज़रों से घूरा। जाओ बेटा आप जाकर चेंज कर लो। बड़ी मामा ने इसे ऑन की घुरियों से बचाना चाहा। वो भी इसी इंतज़ार में थी। तेरी से उठी, फाइल और किताबें उठाए और सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। मामा एक बात पूछूं? आज वो लाड उठवाने के मूड में थी, सो मामा की गोद में सर रखे लेटी हुई थी। मामा की धीरे धीरे बालों में चलती उंगलियां सुकून देती। पूछो। मामा ने मोहब्बत से देखा। पापा अगर जिंदा होते तो हमारे साथ रह रहे होते क्या? जो उन्होंने किया, क्या आप वो सब माफ़ कर देती? मामा की चलती उंगलियां साख्त हुई थी। बताए ना मामा। नमल ने आंखें खोल कर इन्हें देखा। तुम्हारे दिमाग से अभी तक ये खन्नास नहीं निकला? मामा ने नागवारी से देखा। मामा पापा ने आपके साथ क्या क्या जुल्म किए थे? मैं सारी बात सुनना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मामा। नमल ने मामा के दोनों हाथ थामे जिन्होंने बेदर्दी से झटक दिया। मैं इस शख्स का नाम भी नहीं सुनना चाहती, समझी? मामा ने गुस्से से देखा। क्या पता मामा, जैसा आप इन्हें समझती हैं वैसे वो ना हो। नमल ने एक आखिरी कोशिश की। तुम कहना चाहती हो तुम्हारी माँ छूटी है? मामा ने शौकी नज़रों से देखा। नहीं नहीं मामा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, क्या पता बड़े पापा और चाचू ने आपसे गलत बयानी की हो। नमल ने डरते हुए वजाहत की, मगर मामा की पेशानी के रहे से बल भी औसान भी खता कर गए। मेरा मतलब है नमल। मामा ने अफसोस से देखा। तुम अपने बड़े पापा पर शक कर रही हो? लहजे में बड़ी खफकी पड़ी थी। नहीं मामा, मैं एक बात कर रही हूँ। मुझे ये बताओ, ये बकवास तुम्हारे जहन में भर कौन रहा है? मामा ने झटके से इसका रुख अपनी जानिब किया तो नमल बौखला सी गई। मैं बस यूं ही एक बात पूछ रही थी मामा। करती हूँ भाई साहब से बात, रुखसत करे। तुम्हें दिन ब दिन दिमाग ख़राब होता जा रहा तुम्हारा। मामा बड़बड़ाती हुई बाहर निकल कर वहीं बैठी रहेगी। गॉल तो सही है, तोरो एनु। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। कभी कभी दबाव पड़ने या करवट बदलने पर कमरे में मौजूद वाहद बान की चारपाई चिड़चिड़ा उठती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किधर गया? कमरे में एक कुर्सी, एक छोटी सी तपाई, चंद गिने चुने चंद बर्तन जो अपनी असली रंगत खो चुके थे, और एक ही चारपाई थी जिस पर वो दोनों खामोश बैठे थे। थोड़ी देर बाद कमरे में मर्दाना मगर ज़ईफ़ आवाज़ गूंजी तो साथ बैठा दूसरा वजूद चौंक उठा।
मैं अब्बास साहब और अवैस साहब के ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट पर था। बहुत सी जगहों पर धक्के खाने के बाद मुझे नौकरी मिली जिसे मैं खोना नहीं चाहता था। अब्बास साहब एक रहमदिल इंसान थे जिससे मुझसे कोई खास ही उनसी थी। इन्हें बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। मुझसे मैं भी दिलो जान से इन्हें चाहता था। मसला तब हुआ जब एक दिन इन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलवा मेरे आगे अपनी बहन का प्रपोजल रख दिया। मैं तो भौंच कर रह गया। कहा मैं अदना सा मुलाजिम हूँ, कहा इनकी बहन एक बड़ी जायदाद की मालिक। रिजवाना कभी कभी ऑफिस आती रहती थी, मैंने इसे देखा हुआ था। बहुत अच्छी खासी खूबसूरत खातून थी। अक्सर मेरा दिल इनकी तलब करता, मगर मैं हमेशा अपने दिल को टोक देता कि मैं कहाँ, मेरी औकात क्या। मगर इस तरह इतने आराम से वो मुझे मिल जाएंगी ऐसा मेरे तसव्वुर में भी ना था। खैर अब्बास साहब को अपना बड़ा भाई समझता था और फिर इनका दबाव बढ़ता ही गया और मुझे हाँ करती बनी। खैर मेरी शादी रिजवाना से होगी, बजाय रिजवाना रुखसत होकर मेरे घर आती, मैं रुखसत होकर अब्बास साहब के घर शिफ्ट हो गया। क्योंकि तुम्हारी माँ मेरे इस दरबेनुमा घर पर थूकना पसंद ना करती थी। खैर शादी की रात ही मुझ पर एक नया इंकशाफ हुआ कि रिजवाना अपने कज़न प्लस एक्स फियांसी से मोहब्बत करती है। मगर इसके भाई को कामरान फियांसी पसंद ना था, सो इनकी नज़र मुझ पर ठहरी कि मैं सीधा साधा बंदा हूँ, आराम से उल्लू बन जाऊँगा। रिजवाना ने साफ मुझे कह दिया कि वो कामरान से मोहब्बत करती है और जल्दी मुझसे तलाक ले लेगी। खैर मैंने इसकी बातों पर यकीन ना किया कि अब्बास साहब ऐसे हो ही नहीं सकते, मगर गलतफहमी मेरी जल्दी दूर हो गई। एक रोज़ ऑफिस में मैंने अवैस और अब्बास को बातें करते सुन लिया। शुक्र है रिजवाना के सर से कामरान का भूत उतरा। कामरान तो मुझे एक आंख नहीं पाता, लालची इंसान था, जायदाद हथियाना चाहता था हमारी सारी। देखा मैंने सारी प्लानिंग की चौपट कर दी इसकी। इब्राहिम सीधा साधा इंसान है, आगे पीछे कोई नहीं, हमारा मुलाजिम है, कंपनी में दबा रहेगा हमारे आगे, कोई उल्टा सीधा करने का सोचे कभी नहीं सकेगा। अब्बास साहब कह रहे थे और मैं हक तक रह गया। आज अब्बास साहब की शराफत का नकाब भी उधर गया। खैर इन दिनों मुझे पता चला मैं बाप बनने वाला। मैं बहुत खुश हुआ, मगर मेरी खुशी इस वक्त काफूर हुई जब मुझे खबर मिली तुम्हारी माँ ने तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की। मगर शायद अल्लाह को ये मंजूर ना था। फिर तुम पैदा हुई, मैं बहुत खुश था। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ साथ रहता कि कहीं रिजवाना तुम्हें कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। मगर सब खैर रही। तुम 2 माह की हुई जब मुझे कंपनी की वजह से इस्लामाबाद जाना पड़ा। पीछे तुम्हारी माँ ने नया गेम चलाया, अपनी सारी जायदाद पता नहीं कैसे भाइयों से गलत साइन करवा कर कामरान के नाम कर दिया और मेरा नाम लगा दिया। मैं सारी जायदाद बेच कर भाग गया। तुम्हारे बड़े पापा अब्बास ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही मुझे अरेस्ट करवा लिया। मैं पूछता रह गया, मगर मेरी एक ना सुनेगी। मुसलसल कई माह मैं जेल में रहा, तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा, तुमसे मिलने के लिए तड़पता रहा, मगर मेरी एक ना सुनेगी। फिर एक दिन तुम्हारी माँ आई मुझसे मिलने। तुम्हें कहा था ना इब्राहिम, आराम से मुझे तलाक दे दो, वरना और मेरे कामरान के बीच मत आओ। मगर तुम नहीं माने। अब सारी उम्र जेल में सड़ते रहो। अब तुम्हारी बेटी की शक्ल भी तुझे देखने नहीं दूंगी। कह के लगाती वो चली गई और मैं इसकी मिन्नतें करता रह गया। दिन ब दिन मुझ पर केस पड़ते कि मैं तुम्हारे लिए तड़पता रहा। मगर फिर एक दिन मुझे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। मैं चीखता रहा, अपनी बेगुनाही साबित करता रहा, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। खैर एक दिन जेलर को मुझ पर रहम आ गया। इसने मुझे दिलासा दिया कि वो कोशिश करेगा मुझे निकलवा सके, अगर नहीं तो एक दफ़ा मेरी बेटी से मुझे मिलवा दे। मगर ऐसा कोई रास्ता ही ना बचा था। मगर कुदरत को शायद मुझ पर तरस आ गया। एक दिन अचानक न जाने कैसे जेल में आग लग गई। कैदी चल गए थे, कई जान बचाकर भाग निकले। इन भागने वालों में से एक मैं भी था। मैं जेलर की मदद से भागा। जब तुम्हारी माँ और मामू ने मेरे बारे में पूछा तो जेलर ने एक सड़ी लाश इनके आगे रखकर मेरा नाम ले दिया। इन्होंने भी यकीन कर लिया। खैर इस लाश को दफना कर वो लोग समझ बैठे मैं मर गया हूँ, मगर मैं मरा नहीं था। मैं रोज़ रात को छुप कर तुम्हारे घर आता, तुम्हें घंटों तुम्हारी खिड़की के पास बैठ कर देखता रहता। सुबह स्कूल जाते देखता, मगर एक दिन जेलर का फ़ोन आया कि कुछ लोग मेरे बारे में मशकूक हो गए। इससे पहले मैं दोबारा पुलिस के हाथ चढ़ूँ, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। खैर मैं ना चाहते हुए भी कुछ दिनों के लिए रूपोश हो गया। इतना अरसा मैं तुम्हारे लिए रोया, तड़पा, रोया, सिसका, और जब रह ना पाया तो एक दिन सोचा कि तुम्हें उठा कर ले और ये मुल्क ही छोड़ दूँ। और जिस दिन मैं सारी तैयारी के तुम्हें लेने पहुंचा, जब मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें लेकर मुल्क से बाहर चली गई है। मैं रोज़ आता तुम्हें देखने, मगर बेसुध। फिर एक दिन अचानक सड़क क्रॉस करते मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी एक टांग कट गई। कितना ही अर्सा मैं हॉस्पिटल रहा और जब ठीक हुआ तो मैं फिर तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले आई और आज तुम मेरे सामने हो। बुरी आंखों से मैं सलसल आंसू जारी थी। नमल वो तो रो रो कर निढाल हो चुकी थी। मेरे पापा इतना कुछ सहते रहे, बड़े पापा और मम्मा। उफ, और तो वैसे कहानी के ट्विस्ट ही आ गया। वो जेडे एडे चंगे चंगे लोग बने हुए सी, वो पागल सी, वो मतलब गलत सी, ते वो जेड़ा गलत सी वो सही निकल आया। बट आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर ते ओदी माँ वाकई कामरान ਨੂੰ पसंद करदी सी ते फिर कामरान ने दूजा ब्याह क्यों नहीं किया? पापा मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप नहीं जानते मैं दिन रात आपको कितना याद करती थी। वो इसके सीने से लगी बेख्तियार रो दी। बस मेरी जान, ये मेरे प्यार की कशिश ही थी जो तुम्हें खींचती रही रहती थी। इब्राहिम साहब ने इसके गिर्द बाजू का घेरा बनाया। बस पापा, वो बहुत बुरे लोग हैं। मैं अब इनके साथ नहीं रहूँगी, आपके पास ही आ जाऊँगी हमेशा के लिए। नमल ने मोहब्बत से देखा। वो तो हमेशा से इसके आइडियल रहते ना। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ और मामू को पता चल गया कि मैं अभी जिंदा, तो मुझे फिर जेल भेज देंगे। इब्राहिम साहब घबराए। भेज कर तो दिखाए, मैं आपके साथ हूँ पापा। नमल ने मोहब्बत से इसका हाथ थामा। मगर बेटा मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग नहीं करना चाहता। यूसुफ के लहजे में शफकत थी। पापा आप बहुत हसीम है। नमल ने इनके हाथ के पुष्प पर बूसा दिया तो मुस्कुरा दिया। एड्डा हसीम।
कहाँ से आ रही हो इस वक्त? वो भी घर दाखिल हुई थी जब पीछे से ऑन की आवाज़ इसके पाँव की जंजीर बनी। आपसे मतलब? मुड़कर इसे देखा और तड़क कर जवाब दिया। ऑन ने चंद लम्हे रुककर इसे देखा और फिर चंद कदम चलकर इसके करीब आ रुका, इंतहाई करीब। मेरे सारे मतलब तुम्हारी तरफ ही तो निकलते। मानी खेदी से इसे देखा, लहजा सरगोशी ले था। शट अप, ज़रा तमीज़ से बात कीजिए। वो सख्त तैश में आकर पीछे हटी मगर मुकाबले पर इसका कोई असर न हुआ। मेरा तुम्हारे साथ हर तमीज़ और बदतमीज़ी का रिश्ता जुड़ा, याद है? वो मखमूल लहजे में बोला तो वो चिल्ला उठी। मिस्टर ऑन अब्बास, अपनी चीप बातें और घटिया ज़ुबान पर काबू रखे और मेरे सामने आने से आइंदा गुरेज कर दिया जाएगा। उंगली उठाकर वार्न करती वो सख्त लहजे में बोली। जितनी सख्त बातें वो कह सकती थी वो कह रही थी। काश ऑन, काश तुम बड़े पापा के बेटे ना होते, या मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती। काश। ऑन ने तंजिया नजरों से देखा। जिस दिन मैं घटियापन पर उतरा है ना, पनाह मांगोगी मुझसे। ऑन ने इसकी अपनी तरफ उठी हुई उंगली पकड़ी और मरोड़ते हुए हाथ इसकी पुष्ट पर जमा दिया। नमल ने जब्त से आंखें बंद कर ली। आई एम सॉरी मिसेज ऑन, मेरे ख्याल से अब रुखसती हो ही जानी चाहिए, बहुत ढील दे दी तुम्हें। अगले लम्हे वो कह रहा था, नमल ने करंट खाकर आंखें खोली मगर तब तक वो अंदर की तरफ जाने बढ़ गया था। तो होर की तेन बती ढील वाकई थारे ने दी हुई है। अल्लाह अल्लाह, वो एकटक सफ़ेद चेहरा लिए चमकती स्क्रीन को देख रही थी। वीडियो पर चलते मंजर पर नज़र पड़ती नमल इब्राहिम का सांस रुक गया। इसे लगा वो कभी हिल नहीं सकेगी। वीडियो में एक लॉन का मंजर था जिसके बीचों बीच एक मेज़ के गिर्द 4 कुर्सियां धरी थी जिन पर 2 लड़कियां बैठी शराब पी रही थी। तुम्हें पता है ऑन अब्बास मेरी जान है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बहुत। मैं इसकी बीवी हूँ, मगर तुम्हें पता है मैं इससे जल्द ही तलाक ले लूँगी। पता है क्यों? सरगोशी ने आवाज़ में सामने बैठी लड़की को मुखातिब किया। क्यों? क्योंकि मिशी इसे पसंद करती है और अगर मैंने तलाक ना ली ना तो मिशी मेरी वीडियो लीक कर देगी। फिर घर वालों के सामने मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? पता है मिशी ऑन को बहुत पसंद करती, मगर ऑन, आवाज़ लम्हा ब लम्हा इसका दिमाग सनसन आ रही थी। वो सर पकड़े बैठी हुई थी, आंखों के आगे अंधेरा छाया था। शाम को इसे रमला के नंबर से मैसेज मिले थे, साथ ही वो वीडियो भी। और अगर वो ऑन को नहीं छोड़ेगी तो वो ये वीडियो इसके घर वालों तो क्या जल्दी फेसबुक पर अपलोड कर देगी। या अल्लाह, ये मुझे कहाँ इतने ब्लैकमेलर्स के बीच में फंसा दिया। वाकई ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਰਮਲਾ, ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ब्लैकमेल ਕਰਨ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। वो चकराते सर को पकड़ कर बैठी थी, खुद से इंतहाई अजीज़ और तकलीफ के आलम में बोलते आखिर में अपना मुंह तकिए में छुपाकर बिलक बिलक कर रो पड़ी। वैसे भी बड़े पापा और मामा ने मिलकर चंद दिनों में रुखसती रखती थी। सारी रात इसकी आंखों में कटी और सुबह तक वो एक फैसले तक पहुंच गई। बीबी होश ना फैसला ले। जाने से पहले इसने मेरे आंचल में एक फिक्रा बांध दिया, आई विल मिस यू, और फिर सारा सफ़र खुशबू में बसा रहा। प्यारी मामा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस तरह से आपको मुखातिब करना, पर क्या करूं मामा, मेरी मजबूरी है। मुझे बहुत सारे लोगों ने मिलकर मजबूर कर दिया यूँ करने पर, जिनमें आप, बड़े पापा, चाचू, ओन, मिशाल और ओन की गर्लफ्रेंड रमला शामिल है। सबसे पहले आप मामा, आपने और बड़े पापा और चाचू ने मेरे पापा यानी अपने शौहर यूसुफ इब्राहिम के साथ मिलकर क्या किया? आप जानती हैं मामा, मैं सारी हकीकत जान गई हूँ। आप सबने झूठ बोला था मुझसे कि मेरा बाप एक धोखेबाज, तलाक, मकार, अय्यार और एक शराबी इंसान था, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। आप अपने कज़न कामरान के साथ एंगेज थी, इसको पसंद करती थी, मगर बड़े पापा और चाचू ने आपकी शादी ज़बरदस्ती पापा के साथ करवा दी। आपने तब भी इन्हें अपना शौहर नहीं माना और कामरान अंकल के साथ रिश्ता बनाए रखा। मेरी पैदाइश के बाद कैसे आपने पापा को बहाने से इस्लामाबाद भेजकर सारी जायदाद कामरान अंकल के नाम करवाकर आपने पापा को फंसवाकर जेल भिजवा दिया, और कैसे आपने जेल में पापा को मरवाने की कोशिश की, मगर मैं सारा सच जान गई मामा, और एक सच आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे पापा मरे नहीं बल्कि जिंदा है। इन्होंने मुझे सब हकीकत बता दिया मामा, मुझे बहुत दुख हुआ जानकर। आप, बड़े पापा, चाचू सब इतने अच्छे थे, मगर मेरे पापा के साथ बुरा क्यों किया? क्या कसूर था इनका? यही ना कि वो बहुत मासूम और सादा थे। मम्मा, मैं बावजूद चाहने कि आपसे, बड़े पापा से और चाचू से नफरत नहीं कर सकती, बहुत मोहब्बत करती हूँ आप सबसे, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने पापा के पास, इन्हें मेरी ज़रूरत है। और एक और वजह ये भी है कि मेरी यहाँ से जाने की, मामा मैंने आपको कहा था ना कि मुझे ऑन से शादी नहीं करनी, इसकी वजह भी एक वजह थी, और वो है मिशाल। मिशाल ऑन से बहुत मोहब्बत करती है। आप और बड़े पापा मेरी दरख्वास्त समझ कर ही ऑन और मिशाल की शादी कर देना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा इस बात से। और रही मेरी बात, तुम मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। और मामा प्लीज़ प्लीज़, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, मुझे ढूंढने की कोशिश न की जाए। मैं अपने पापा के पास बहुत खुश हूँ, अब इजाज़त चाहती हूँ। आपकी बेटी नमल इब्राहिम। लाउंज में मौत का सा सकूत तारी था। थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर रिजवाना बेगम की सिसकी इस सकूत को तोड़ने का सबब बन जाती। बड़ी मामा और चाची रिजवाना बेगम के दाएं बाएं बैठी इन्हें तसल्लियाँ दे रही थी। बड़े पापा और चाचू एक सोफे पर संजीदा तासुरात लिए मौजूद थे, जबकि बाएं सोफे पर एमल, नवाल और मिशाल बैठी थी। मिशाल ने तो बता कुत्ते आगे पाए हुए जावे। एमल और नवाल की तो आंखें रो रो कर सूजी हुई थी, जबकि मिशाल स्पाट चेहरा लिए सर झुकाए बैठी थी। इसी लम्हे लाउंज में आरिस और ओन दाखिल हुए। आरिस थका थका सा, जबकि ओन का चेहरा स्पाट था। कोई भी इसकी स्पार्टनेस देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि इसके अंदर इस वक्त क्या तूफान मचा। कुछ पता चला आरिस?
बड़े पापा इन्हें देखते तेरी से अपनी जगह से उठे। नथिंग पापा। नमल की कॉल ट्रेस करने पर हम जब इस पते पर पहुंचे तो पता चला कि वो लोग कुछ घंटे पहले वहाँ से निकल गए थे। एयरपोर्ट स्टेशन हर जगह चेकिंग कर चुके मगर कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा। आरिस के लहजे में थकावट थी। अब क्या होगा भाई साहब, न जाने वो शख्स मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेगा। रिजवाना बेगम एक बार फिर रोना शुरू हो गई और ने जबत से होंठ भेजते हुए पुप्पो को देखा और आगे बढ़कर तड़पती हुई रिजवाना को संभाला। पुप्पो प्लीज़ हौसला करे, मेरा दोस्त लगा हुआ, इंशाल्लाह जल्दी नमल मिल जाएगी। और ने धीरे से इन्हें अपने साथ लगाया। पुप्पो प्लीज़ थोड़ा सा पानी पी ले, इन्हें आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मलाहा ने पानी इनके मुंह से लगाया जिसे इन्होंने एक घूंट पीने के बाद ही मुंह से हटा दिया। और मेरी बेटी मिल तो जाएगी ना। इन्होंने आस पर नज़रों से ऑन को देखा। इंशाल्लाह पुप्पो, बस आप दुआ करती रहे। और ने इन्हें शानों से थाम कर अपने साथ लगा और जबत से आंखें मीच ली। ये क्या किया तुमने निमी? एक बार, सिर्फ एक बार मुझ पर एतबार तो किया होता। मां सदके जावे, मैं लगता चाने चढ़ गया जे। इन्हें ना अपने अब्बे जी ते एतबार कर लिया ते अब्बा जी किसी काम दे नहीं सी। ਉਹੀ सच सी ਜਿਹੜਾ सब तो पहले नावल दे चल रहा सी। वो पिछले 3 दिनों से इस महलनुमा घर में थी। रो रो कर इसकी आंखें सूज चुकी थी। जिंदगी भर वो अपने बाप के लिए तरसी थी और जब बाप मिला भी तो छी, इसे सोच के घिन आई। क्या कोई सगा बाप भी ऐसा हो सकता है? वो कहानी देखिया मैं की क्या सी चाने चाड़ गया जे जो क्या सी जज्बाती ना हुई। वो आंसू जो पापा ने इसके सामने बहाए थे वो सब क्या थे? फ़कत एक झूठ, धोखा, ब्लैकमेलिंग। सोच सोच कर रो कर इसका दिमाग फटा जा रहा था। वो पापा के कहने पर सब छोड़ आई थी। इसने पापा के बाप की कहानी पर आंखें मूंद कर यकीन कर लिया था और चुपचाप सब रिश्तों को छोड़ दिया। पापा इसे अपने घर ले आए। नमल ने मुख्तसर सी कॉल करके विशाल को अपने घर छोड़ने का और रौन को इसके हवाले कर देने का कहा, मगर वो मुख्तसर सी कॉल इनके लिए अजाब साबित हुई। पापा को पता चला कि नमल की कॉल ट्रेस की गई तो वह नमल को अफरा तफरी में लेकर वहाँ से निकले और नमल के बहुत पूछने पर कहा, इतना मैं नहीं चाहता बेटा तुम्हारी माँ या तुम्हारे मामू को मेरे ठिकाने का पता चले, नहीं तो वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। मैं फ़िलहाल इनकी नज़रों में नहीं आना चाहता। मैं अभी तुम्हें अपनी एक रिश्तेदार कज़न निगत बेगम के पास लेकर जा रहा हूँ। और फिर वो इस महलनुमा घर में आ गई। पापा इसी शाम वापस चले गए। जाते वक्त 4 मिनट के लिए इससे मिलने। बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझना, निगत बेगम बहुत अच्छी हैं, तुमसे जो कहें वही करना। मैं बहुत जल्द वापस तुम्हें लेने आऊँगा। मुझे मेरे एक दोस्त ने खबर की कि तुम्हारे मामू ने पुलिस के ज़रिए मेरे घर रेड डलवा दी है। तुम इसलिए यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ कि वो लोग यहाँ कुछ भी भूल कर भी नहीं पहुँच सकते। मुझे जब लगा खतरा टल गया तो मैं तुम्हें जल्द ले जाऊँगा और गाहे बगाहे तुम्हें फ़ोन भी करता रहूँगा। तुम परेशान मत होना। और फिर पापा चले गए। पहले 2 दिन तो सब ठीक रहा। निगत बेगम और लड़कियाँ मुझे पहली नज़र में बहुत बड़ी अजीब लगी थी, फैशन से हटी हुई। इसका बहुत ख्याल रखती, खाना कपड़े एक से बढ़कर एक टाइम पर मिलता, हंसी मजाक भी करती रहती। मगर तीसरे दिन शाम को वो भी सोई हुई थी जब किसी ने इसे झंझोड़ कर जगाया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। सामने चंदा खड़ी थी, इन 6 लड़कियों में से एक जिनका तारुफ निगत बेगम ने कहकर करवाया कि वो सब यहाँ किराएदार की हैसियत से रह रही हैं। क्या हुआ? नमल ने घबरा कर इसे देखा जो मुलाजमा के हाथ से कुछ कपड़े और रेबरात इसके बेड पर रखवाए थे। उठो, रीना बेगम ने सामान भेजा, जल्दी से फ्रेश होकर ये पहन लो, तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं। चंदा ने मुलाजमा से सामान रखवा कर इसे जाने का इशारा किया और एक अदास से कहती हुई बेड के किनारे पर आ बैठी। की होया? मैं कितने कोठे ते नहीं आ गई? क्या मतलब? कौन रीना बेगम? मैं किसी रीना बेगम को नहीं जानती। और कौन लोग मुझे देखने आ रहे हैं? नमल बग खड़ा कर बिस्तर से उतरी तो चंदा बेगम खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुनो लड़की, नाटक मत करो, जैसे तुम जानती नहीं हो कि यहाँ क्या क्या होता है। 2 दिन से हो यहाँ, कम से कम कुछ तो जान चुकी होगी। चंदा ने तमस्कर से देखा तो नमल बाकायदा रोई तो दी। प्लीज़ मुझे बताओ, मैं कुछ भी नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मेरे पापा यहाँ मुझे निगत आंटी के पास छुपा कर गए क्योंकि मेरे घर वाले मुझे ढूंढ ना ले। पापा ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो बहुत जल्द मुझे लेने आएंगे। चंदा ने हैरत से देखा। तुम सच में कुछ नहीं जानती क्या? नमल ने नफ़ी में सर लाया। फिर तो मुझे तुमसे हमदर्दी है पूरी पूरी। चंदा ने तंजी नजरों से देखा। नमल ने हैरानगी से सर उठाकर इसे देखा, नजरों में उलझन थी। तुम्हारा बाप तुम्हें यहाँ छुपा कर नहीं बल्कि बेच कर गया पूरे 20 लाख में। ओए होए, लख लानत। इदा दे प्यो ते लानत, बंदा कुत्ते आगे पा दे, फड़ के बंद के फैर मार दे, बम के साथ उड़ा दे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चंदा के मुंह से निकलने वाले अल्फाज थे कोई धमाका। नमल के मुंह से जोरदार चीख निकली। और तुम जिन्हें निगत आंटी कह रही हो ना, वो इस कोठे की मालकिन है, रीना भाई, रीना बेगम कहते हैं सभी ने। तुम्हारा बाप हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई लड़की ले आता है। इस बार अपनी बेटी ले तो सौदा 20 लाख रखा, वरना रीना बेगम इस नखट्टू को फ़कत 3-4 लाख देकर टरखा देती थी। चंदा बोल रही थी, वो साक्षी बैठी आंखें फाड़े से देख रही। तुम झूठ बोल रही हो ना? लहजे में आस भरी थी। चंदा का जोरदार था। जब थोड़ी देर बाद तुम किसी की बाहों में होगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैं सच कह रही हूँ झूठ। चंदा ने इसके करीब झुकते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा और मुस्कुराती बैठकर खड़ी हुई। नहीं प्लीज़ नहीं, ये सब झूठ है। तुम मेरे पापा से बात करवा दो प्लीज़। नमल ने तेजी से उठकर चंदा के हाथ थामे। बेचारी नमल, ये तो अब नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारा बाप कोई नई लड़की लेकर नहीं आता तब तक तो ये नहीं हो सकता। हाँ, फ़ोन पर बात करने के लिए तुम्हें रीना बेगम की मिन्नत करनी पड़ेगी, हो सकता है इनका दिल पिघल जाए। चंदा ने पिचकारते हुए इसके गालों पर चुटकी काटी।
और बाहर निकल के वो इसके पीछे लपकी, मगर तब तक दरवाज़ा बाहर से लॉक हो चुका था। वो रोती चीखती दरवाज़ा पीटती रह गई, मगर किसी ने इसकी एक ना सुनी। क्या कर सकते हो, वो बेचारी ने भी तो बाप के ऊपर एतबार कर लिया कि बाप का रिश्ता तो इतना वो होता है मौत पर, तो उन उधर ही डस लिया। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने कुर्सी पर बैठी थी और ब्यूटिशियन महाराज से इसका मेकअप कर रही थी। इसने ग्रे और सिल्वर कलर का फ्रॉक पहन रखा था, साथ में चूड़ीदार पजामा पहन रखा था। इसका ग्रे फ्रॉक पैरों तक आता था, गहरे पर सिल्वर कलर का अच्छा खासा काम हुआ था। आस्तीन पूरे थे, मगर इतनी बारीक के अंदर से इसके गोरे दूधिया मलाई की रंगत के बाजू साफ नजर आ रहे थे। गले का कट आगे से तो नॉर्मल ही था, मगर इसकी बैक काफ़ी गहराई थी। और ऊंचा जुड़ा बनाएंगे क्या? ब्यूटिशियन ने मेकअप को आखिरी टच देते हुए करीब खड़ी चंदा से पूछा। खुले रहने, इतने प्यारे बाल हैं इसके। चंदा ने झुककर नमल की गाल छूते हुए कहा, मगर वो सपाट चेहरे लिए यूं ही बैठी थी। इसी पर रीना बेगम 2 लड़कियों के साथ कमरे में दाखिल हुई। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, कितनी प्यारी लग रही है हमारी गुड़िया। पहले आसानी से हमारी बात मान जाती तो हमें तुम पर इतना तशद्दुद ना करना पड़ता ना। इसके गाल को धीरे से सहलाते हुए मुस्कुराती हुई बोली। इनकी नज़र नमल के गाल पर थी, जहाँ इनके पड़ने वाले थप्पड़ों ने को ब्यूटिशियन ने बड़ी महारत से मेकअप की तह में छुपा दिया था। जल्दी करो भाई लड़कियों, आज रात बहुत बड़ा जश्न है भाई। अपने हामिद साहब का दिल हमारी नमल पर आ गया। आज नमल इनके साथ जाएगी और महफिल तुम लड़कियों ने लगानी है आज। रीना बेगम सारी लड़कियों को समझा रही थी और लड़कियां खड़ी सरगोशी में नमल की किस्मत पर रश कर रही थी। हामिद मीर बहुत बढ़िया सामी था, करोड़ों में खेलता था, पैसे इसके हाथ की मैल था। रीना बेगम का बहुत पुराना ग्राहक था, जब भी आता तो रीना बेगम को पैसों में तोल जाता। इसलिए जब भी रीना बेगम के पास नई लड़की आती सबसे पहले हामिद मीर को दिखाई जाती। और इस बार तो नमल को देखते हुए ऐसा इस पर मरमिटा के एडवांस 2 महीने पहले की बुकिंग करवा ली, मतलब 2 करोड़। इसलिए तो रीना बेगम हवाओं में थी। नमल 2 माह के लिए हामिद मीर के साथ लंदन जा रही थी। चलते वक्त रीना बेगम इसे मुसलसल ताकीद कर रही थी वो कोशिश करे कि हामिद का दिल बहलाए रखे। बहुत ज़्यादा नहीं तो 4-5 माह इनके साथ ज़रूर रहे, ताकि रीना बेगम पैसों की तादाद बढ़ा सके। वो चुपचाप आकर हामिद मीर की भेजी हुई कार में आ बैठी। कार में हामिद मीर के ड्राइवर के अलावा वो खुद थी, अकेली। वो चाहकर भी वहाँ से भाग नहीं सकती थी, क्योंकि इसके पीछे हामिद मीर के मुसल्ला गार्ड्स की 2 गाड़ियाँ थी। हामिद मीर खुद नहीं आ सका था, क्योंकि कल इन्हें लंदन रवाना होना था, तो अपने कुछ साथी काम निपटा रहा था। हाँ, आज रात वो हामिद मीर के साथ इसके महल में बिताने वाली थी। ये सब इतना आसान तो ना था। ये सारी एक सोची समझी स्कीम थी जो इसके जहन ने बनाई थी, और वो नहीं जानती थी कि वो इसमें कितनी कामयाब होगी भी, या आज अपना सब कुछ लुटा बैठेगी। पहले तो आज कुछ दिन रीना बेगम के तशद्दुद के बावजूद इनकार करती रही। रीना बेगम ने प्यार मोहब्बत से भी इसे समझाया, और जब पापा से बात करवाई तो पापा के वो अल्फाज, मुझे बदला लेना था रिजवाना बेगम से। आई बड़ी नेक परहेजगार बीबी, मुझे कहती थी तवाइफ सारे से शादी की मैंने, अब पता चलेगा जब खुद की बेटी तवाइफ बनेगी इसकी। और लाख लानत तेरी जिंदगी, तेरी लानत। इदा दे प्यो ने बंदा ना पढ़ के मैं हुन की दसा। और इसके अंदर छन से बना वो आइडियल का बुत टूट गया, जो इसके इस बाप को वो पूछती थी। तुफ़ है मुझ पर। फिर इसने बहुत कोशिश की घर रब्ता करने की, मगर इसकी हर कोशिश नाकाम बना दी। और आखिरकार बहुत सोच समझ के वो रीना बेगम के पास आई। मैं तैयार हूँ इस काम के लिए। और रीना बेगम ने चटापचट इसे चूम लिया। और पहली मुलाकात में वो हामिद मीर को इतनी पसंद आई कि 2 माह के लिए इसके लिए बुक करवा दी गई। और अब वो हामिद मीर के फार्म हाउस में पहुंचाई जा रही थी, जहाँ हामिद मीर अक्सर सुकून हासिल करने जाया करता था। वहाँ चंद मुलाजिम और 2-4 गार्ड्स के अलावा कोई न था। गाड़ी झटके से रुकी थी तो वो ख्यालों से बाहर निकली। इसी लम्हे एक गार्ड ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो फ्रॉक संभालती धड़कते दिल के साथ बाहर निकल आई। ज़हे नसीब, आज तो किस्मत ही खुल गई। हीरा मिला हमें, हीरा। वाह रीना बेगम वाह। 50 साल सूटेड बूटेड वो आदमी गालबन हामिद मीर था। लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और नमल को शानों से थाम कर इसका हाथ पकड़ा और झुक कर इसकी हथेली चूम डाली। नमल ने जब्त से आंखें मीची, शिद्दत से ओन याद आया। आज रात जश्न होगा, खूब जश्न होगा। वो नमल को साथ लगाए अंदर की तरफ बढ़ा, जब नमल ने रुक कर इसे मुखातिब किया। सुने, ये सारे गार्ड्स, इतने सारे लोग, ये सारे आज रात यहीं पर रहेंगे? हाँ भाई, मैं जहाँ जाता हूँ ये मेरे साथ ही रहते हैं, मेरी सिक्योरिटी के लिए, हामिद मीर ने जवाब दिया। मगर क्यों? नमल ने कुरेदा। करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस हूँ, बहुत से दुश्मन है मेरे। वो इसीलिए एक शानदार से सजे सजाए कमरे में चला और इसे बेड पर बैठाया। खुद कमरे में मौजूद अलमारी की तरफ चला, इसमें से 2 शराब की बोतलें निकाली और नमल के सामने लाकर मेज़ पर रख दी। नमल अब मुश्किल थूक निकला और अगले लम्हे एतमाद से इसकी आंखों में देखने लगी। मगर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आज हम दोनों के अलावा यहाँ कोई तीसरा भी हो। क्या अदा थी? हामिद मीर तो चारों शाने चित्त हो गया। मेरी जान करीब होने की कोशिश की। प्लीज़ पहले जो कहा वो करें। नमल ने फ़ौरन नाराज़गी दिखाई। वो फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और दूसरे लम्हे वो कमरे से बाहर था। नमल तेरी से अगला लाया हमल तरतीब देने लगी। चंद लम्हों बाद ही इसकी वापसी भी सबको भेज दिया, सवाए 2 गार्ड्स के। खुशी खुशी नमल को बताया। खुद आया, 2 गार्ड्स को मैं अकेले कैसे संभालूंगी? मगर मैंने तो कहा था। नमल एहतजाज करना चाह, इसने दरमियान में रोक दिया। मजबूरी है जान, मेरी सिक्योरिटी के लिए खतरा है मेरी जान को दुश्मनों से। खबीस इंसान। नमल ने ख्वामखा मुस्कुराने की कोशिश की। अब क्या बहाना करूं? अच्छा, मैं ज़रा बाथरूम से हूँ, आप तब तक इससे दिल बहलाएं। झट से जहन में कुछ क्लिक हुआ तो सामने पड़ी बोतल उठाकर हामिद के हाथ में थमा दी।
अब आप मुझे आजमा रही हैं नमल जी, भूखी नजरों से टटोला। प्लीज़ चंद मिनट वेट। जल्दी से उठी और साथ वाले अटैच बाथरूम में घुसी। या अल्लाह जी मुझे बचा ले, मौला जी मेरी मदद कर, प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह जी किसी को भेज दे। अंदर से कुंडी लगाते वो फुट फुट कर रो दी। तभी इसकी नज़र अपनी दाएं हाथ की हथेली पर पड़ी। कुछ देर पहले का मंजर नज़रों के सामने घूमा तो रूह कपकपा उठी। जल्दी से आगे बढ़कर वॉश बेसिन की टूटी खोलकर हाथ नीचे रखती है। कितनी देर वो यूं ही खड़ी हथेली मल मल कर धोती रही। चंद लम्हे बाद ही वॉशरूम का दरवाज़ा धड़धड़ाया और हामिद मीर की नशे में डूबी आवाज़ गूंजी। वो इसे बाहर आने की ताकीद कर रहा था। या अल्लाह मैं इस वक्त अकेली हूँ, बहुत अकेली, मेरे पास इस वक्त आपके अलावा कोई भी नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करें। तेरी से आंसू पहुंचे। दरवाज़ा खोलकर धड़कते दिल के साथ बाहर निकली। हामिद मीर इसे बाहर आते देखकर लड़खड़ाता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। मेज़ पर बड़ी दोनों बोतलें तकरीबन खाली हो चुकी थी। डार्लिंग बड़ी देर लगा दी। हामिद मीर ने बंद होती आंखों से थामना चाहा, मगर वो मेज़ पर पड़ी बोतल उठाकर सीधी भी रख ली। पर हामिद मीर के सर पर क़यामत ही टूट पड़ी। इससे पहले कि वह संभलता, नमल ने दूसरी बोतल भी उठाकर इस हामिद के सर पर दे मारी। सेठ हामिद रेत की तरह नीचे फिसलता चला कि इसके सर से खून निकल रहा था। वो बेहोश हो चुका था। नमल ने सबसे पहले आगे बढ़कर दरवाज़ा लॉक किया और फिर भारी भरकम सेठ को खींचकर मेज़ के करीब किया और फिर अलमारी से इसकी शर्ट्स निकाल के इसके हाथों पाँव को अच्छी तरह बांध दिया। खिड़की का स्लाइड खिसकाया तो बाहर गेट पर 2 मुसल्लह गार्ड्स खड़े नजर आए। या अल्लाह जी, अब मैं कैसे निकलूं? यहाँ से बाहर तो गार्ड्स हैं। वो दोनों हाथों से सर थाम कर नीचे बैठती चलेगी, मगर अगले लम्हे झटके से उठ बैठी। मोबाइल आते वक्त इसने सेठ हामिद मीर के हाथ में मोबाइल देखा था। वो तेजी से आगे बढ़ी, जल्दी से चेक करने लगी। जल्दी से एक इंतहाई महंगा मोबाइल मिल गया। या अल्लाह, किसको कॉल करूं? और सबसे पहले इसके जहन में ऑन अब्बास का नाम आया। वो बेख्तियार रोती थी। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। रात के 2:30 बज रहे थे। न जाने ऑन उठाएगा भी या, मगर अल्लाह ने इसकी सुन ली। दूसरी तरफ ऑन की भारी गंभीर आवाज़ गूंजी तो वो सिसक उठी। ऑन? नमल? दूसरी तरफ ऑन चौंका। तुम कहाँ हो नमल? वो जानने को बेताब था। ऑन, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो शिद्दत से रोती। मैं इस वक्त किसी सेठ के पास हूँ, प्लीज़ हेल्प मी ऑन, प्लीज़ प्लीज़। इसकी आंखें तेजी से बहने लगी। दूसरी तरफ ऑन साख्त रह गया। नमल को पप्पा ने बेच दिया? मगर दूसरी तरफ नमल की सिसकियों से हवास की दुनिया में लापटका। निमी, तुम प्लीज़ रो मत, मैं कुछ करता हूँ। तुम बस मुझे ये बताओ कौन सेठ है, जगह कौन सी, कोई आइडिया है तुम्हें? किसी कोई खिड़की वगैरह से देख सकती हो बाहर? कुछ अंदाज़ा करो। दिल था कि फटा ही जा रहा था। पप्पा ऐसा कैसे कर सकते हैं? पप्पा ने कमीनगी तो बगैर थी PhD कर रखी है, ऐसे वाले तो लानत फेरी उन्हें, लानती ने। मुझे कुछ भी नहीं पता और कुछ भी। खिड़की के बाहर गार्ड्स खड़े, बंदूकें ताने। सेठ का नाम हामिद मीर है। मैं इस वक्त इसके फार्म हाउस में हूँ। ऑन, मैंने शायद इसे कत्ल कर दिया। इसके सर से बहुत खून निकल रहा। ऑन प्लीज़, तुम जल्दी आ जाओ ऑन प्लीज़। इसके लबों से बेख्तियार सिसकी निकली। मैं आता हूँ निमी, तुम परेशान मत हो, मैं तुमको राब्ता कट गया। ऑन, हेलो। नमल ने मोबाइल कान से हटाकर देखा बैटरी लो थी। या अल्लाह जी प्लीज़। तभी हाथ में था मोबाइल बचा। ऑन कॉल बैक कर रहा था। हेलो ऑन, नमल ने बेताबी से मोबाइल कान से लगा। निमी मैं आ रहा हूँ, अच्छा तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारा नंबर ट्रेस कर रहे हैं, जल्दी तुम तक पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ ऑन की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ गूंजी। ऑन जल्दी आना, ये मर जाएगा, इसका बहुत खून बह रहा है। एक खौफ से इसके अंदर सर उठाने लगा। नमल मेरी बात सुनो, तुम्हारे आसपास कोई चीज़ है, कोई कपड़ा वगैरह? दूसरी तरफ ऑन ने से पूछा। हाँ अलमारी में। वो जल्दी से बोली। उठो शाबाश, अलमारी से कपड़ा निकालो, अच्छे से इसका सर बांध दो, खून रुक जाएगा। और ध्यान रखना इसे होश ना आ जाए। ऐसा करो, इसका मुंह भी बांध दो ताकि वो होश में आकर शोर ना मचा पाए, वरना गार्ड जान जाएंगे। वो इसे समझा रहा था। नमल सर उठा हिलाती उठी और अलमारी की तरफ बढ़ गई। अगले लम्हे वो इसका मुँह और सर अच्छे से बांध रही थी। कितनी देर ऑन इसे फ़ोन पर तसल्लियाँ देता रहा। फिर ये कहकर कि वो इसे 3-4 घंटों की मुसाफत पर है। पुलिस ने इसे ट्रेस कर लिया। वो लोग वहाँ से निकल आए थे। थोड़ी देर बाद ऑन इसे फ़ोन करता रहा और इसे तसल्लियाँ देता रहा। इतने दिनों की भागदौड़ मारे तशद्दुद रो रो कर सूजी आंखें लिए रच जगह। खौफ जो इतने दिन तलवार की तरह इसके सर पर लटका रहा। सब गड़बड़ हो रहा था। जो आखिरी बात इसके जहन में रही वो यही थी, ऑन आ रहा था। बिलाकर अल्लाह ने इसकी सुन ली थी। चलो शुक्र है टाइम सिर पहुँच जावे बस। मैं जब बच्ची थी तो अक्सर खिलौने टूट जाते थे। मेरे रोने पर माँ आकर जोड़ देती थी। सुना है माँ से बढ़कर तुझे उल्फत से बंदों से, तो आकर जोड़ दे यार, अब मैं खुद को तोड़ बैठी हूँ। वो आंखों पर बाजू रखे लेटी थी। दफ्तर दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने आंखों पर से बाजू नहीं हटाया, इसी तरह लेटी रही। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से फिर चलते कदम आने वाली ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे हटाए। नमल उठ जाओ बेटा, तबीयत अब कैसी है? इसने मामा की आवाज़ सुनी, फिर अपने बेड की पाइंती के पास दबाव महसूस किया, जैसे वो इधर बैठ गई थी। बुखार उतर गया तुम्हारा? इन्होंने झुककर इसका माथा छुआ। नमल ने आंखों से बाजू हटाया और खाली खाली नजरों से इन्हें देखा। मैं ठीक हूँ मामा, कहती हुई कोहनी के बल उठी ने कहा, बस मुर्दगी जैसे जिसम में जान ही न रही हो। कुछ खा लो बेटा, जब से आई हो यूं ही पड़ी हो। इन्होंने नरमी से इसके बाल सहलाए। वो जब से आई थी इतनी बीमार हो गई थी कि मामा से बाकायदा बात हो पा रही थी। इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई, गले में आंसू का फंदा सा पड़ने लगा। नमल मेरी जान, ऐसा कब तक चलेगा? मामा ने नरमी से अपने साथ लगा और इसका जबड़ टूट गया। मामा पापा ने ऐसा क्यों किया? मैं इनकी बेटी नहीं थी क्या? दरवाजे में खड़ी बड़ी अम्मा मामा और ने बेदर्दी से होंठ काटे। इसे 1 हफ्ता हो गया था घर आए और इसकी हालत इतनी अबतर थी कि बड़े पापा को तक को इसने रुला डाला।
बस ये एक सवाल वो बार बार दोहराई जाती है और अगले बंदे का ज़बत आजमाई जाती है। और बस फिर ऑन की बर्दाश्त यहीं तक थी। इस रात वो बड़े पापा के पास आए। पापा, मैं चाहता हूँ अब नमल की रुखसती हो जानी चाहिए। मगर ऑन बेटा, तुम जानते हो इसकी जहनी हालत अभी ठीक नहीं। बड़े पापा ने इसे समझाना चाहा। मामा, पापा, अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे रोते बिलखते तड़पते देखकर मेरे अंदर छुरियाँ चलती हैं। आप प्लीज़ इसे मेरे हवाले कर दें, मैं ठीक कर लूँगा, प्लीज़ पापा। ओन के लहजे मिलते जाती। ओन ठीक कह रहा है, मैं भी ये सोच रहा था। रिजवाना से सुबह ही बात करता हूँ, सादगी से रुखसती करते हैं, नमल के ठीक होते ही शानदार सा वलीमा कर देंगे। बड़े पापा ने इसका कंधा थपथपाया तो बड़ी मामा ने भी सारा समात में हिला दिया। चलो, चंगा फैसला किया। हमारा तस्करा छोड़ो। हम ऐसे लोग हैं जिनको नफरतें कुछ नहीं कहती, मोहब्बतें मार देती हैं। मौसमों के खेल जारी थे, कभी धूप कभी छाँव, कभी बादल कभी बारिश। मगर इसके अंदर उदासी का मौसम ठहर सा गया था। जिंदगी ने बसाती उलटती थी। हर शाम जैसे शामें करीब आती। मगर ये जो इंसान होता है ना, हर तरह के हालात में समझौता करना सीख जाता है। शायद तभी तो अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा पाता है। अभी कल की बात लगती जब बड़े पापा ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके इसे इन लोगों के चंगुल से निकाल बाहर लाया था। और यहाँ तक कि इसे पुलिस, मीडिया और तफ्तीशी अफसरान की नज़रों से भी बचा लिया था। सेठ हामिद मीर को छोटा मोटा नाम नहीं था, मगर बड़े पापा ने अपने सारे कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करके सेठ हामिद के कत्ल को किसी पुरानी दुश्मनी का हवाला देकर नमल का नाम दरमियान से निकलवा दिया। सेठ इस रात ज़्यादा खून बहचाने की वजह से मर गया। तो अच्छा, और बाकी सारे अफसरान ने बड़े पापा के साथ खासा तावन किया था। यह अलग बात थी कि तफ्तीश के लिए इन्हें बार बार बुलाया जाता, भले इन्हें सैकड़ों बार बुलवाया जाता, मगर नमल को कभी भी नहीं। और बाकी बड़े पापा ने इस मामले में नमल को दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल दी फेंका था। इसे ऑन के थ्रू पता चला कि इसका बाप भी ये मुल्क छोड़कर भाग गया था और रीना बाई नजार ने इस रात अपने ग्रोह को लेकर भी गायब हो गई थी। 3 माह का अरसा बीत चुका था, मगर यादें नाग की तरह इसके आसपास लिपटी रहती थी। बाप ने मुल्क छाड़ के नहीं, दुनिया छाड़ के भजना चाहिए सी। ये नहीं मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा हुआ, और वो चाहने के बावजूद इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकी थी। बाहर की गीली सीली शाम थी। परिंदों के गौल अपने आशियाने की तरफ उड़े चले जा रहे थे। ऐसे में वो इर्द गिर्द से बेनियाज न जाने किन सोचों में गुम थी। तभी कोई धीरे से इसके साथ इंतहाई करीब आ बैठा। नमल ने गर्दन मोड़ कर एक नज़र इसे अपने साथ बैठे वजूद को देखा और फिर नजरें सामने गुलाब के फूलों पर टका दी। क्या सोच रही हो? और ने मसलसल इसे एक ही जगह टिकटकी बांधे देखकर पूछा। बड़े पापा को मेरी रुखसती अभी नहीं करनी चाहिए थी। और वो दुख भरे लहजे में बोली। और ने फिजा में तवील सांस छोड़ी। वो पिछले 1 माह से बस यही बात बोलती थी और बड़े तहम्मुल से इस बात को बर्दाश्त कर रहा था। मैं इस सब के लिए भी तैयार नहीं थी, और वैसे भी मैं खुद को आपके काबिल नहीं समझती। और मिशी, वो आपसे मोहब्बत करती है, आप इसके साथ खुश रहते। मैं नमल, इसके बाद जारी थी जब बॉन इसे टोकते हुए इसका यक होता हाथ अपने हाथों में थाम लिया। खुदा ना ख्वास्ता तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ जो तुम मेरे काबिल नहीं हो, और अल्लाह ना करे अगर कुछ हो भी जाता गलत, तब भी तुम मेरे लिए वही बेवकूफ़ सी पागल सी नमल होती जो बहुत आसानी से हर किसी की बातों पर एतबार कर लेती। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क है। यार तुम समझती क्यों नहीं हो? कैसी बीवी हो तुम जो अपने शौहर, हर वो लड़की जो तुम्हारे शौहर पर मरती है, देने को तैयार रहती हो? इट्स नॉट फेयर यार। वो अपनी बात को मजाक का रंग दे रहा था, और वो सब समझती थी। पिछले 1 माह से यूं ही इसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था। और वो ठीक है, चलो उठो, अब सर्दियाँ ख़त्म हुई नहीं है जो तुम बगैर स्वेटर और शॉल के बैठी हो। बीमार पड़ गई ना तो सारी रात मुझे जागना पड़ेगा। वो अब छुप कर इसे उठा रहा था। वो भी चुपचाप उठ के इसके साथ अंदर की जानी पड़ गई। वो एड्डा चंगा मुंडा मिल गया तेन, हाले तेन बड़े पापा ने ब्याह नहीं करना चाहिए। बुढ़ी होकर कुछ करा लेंदी। रात का न जाने कौन सा पैर था जब ऑन की आंख खुली। बेख्तियार इसकी निगाहें सामने बेड पर पड़ी थी। खाली बेड देखकर बेसाख्ता वो उठ बैठा। दाएं जानिब मौजूद वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला था। नज़र टेरेस के दरवाजे पर पड़ी जो खुला था। यकीनन वो वहीं पर थी। इसका रोज़ का मामूल था। जब भी रात के पहर, आखिरी पहर वो जागता हो बजाय बिस्तर पर मौजूद इसे हमेशा बालकनी में मिलती। बामुश्किल आंखें खोलते वो उठा और टेरेस का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। सामने मोबाइल हाथ में लिए मुसलसल स्क्रीन को घूरने में मसरूफ़ थी। आइस से चलता हुआ इसके करीब जा बैठा। आपको पता है मुझे घर से निकालने, आप सबसे दूर करने और कोठे पर भेजने में पापा की मदद किसने की थी? स्पार्ट नजरों से उसने गर्दन मोड़कर ओन को देखा। किसने? या अल्लाह, ये लड़की कब इस स्ट्रेस से बाहर आएगी? ओन ने ठंडी गहरी सांस लेकर इसे पूछा। रमला ने, नमल ने रंधी हुई आवाज़ में बताया। व्हाट? ऑन ने चौंक कर इसे देखा। नमल ने जवाब देने के बाद चुपचाप मोबाइल की स्क्रीन ऑन के सामने कर दी। सामने रमला की मेल खुली पड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें मुखातिब कैसे करूँ। मैं हमेशा तुम्हें अपना रकीब ही समझा। नमल की बात शुरू तब हुई जब मैंने पहली बार ऑन को देखा। वो जुमला तो तुमने सुना ही होगा, पहली नज़र की मोहब्बत। बस मुझे वही होगी। ऑन के बड़े पापा मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड थे, साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी थे। मैं शुरू में अमेरिका रही। जब पाकिस्तान अपनी फैमिली से मिलने आई तो उनको देखने के बाद फिर कभी पलट कर दोबारा अमेरिका नहीं गई। हमारी दोस्ती होगी, मुझे लगा मैं इसे जीत लूँगी, मगर हमेशा मैंने इसकी आंखों में तुम्हारी मोहब्बत देखी। ये बात मुझे हजम ना हुई। मैंने उनको प्रपोज कर दिया, मगर तब इसने मुझे बताया कि इसका निकाह तुमसे हो चुका है। ज़ाहिर मैं खुश हुई, मगर इस रात में पूरी रात तुम्हें मरवाने के मंसूबे बनाती रही। मगर जल्दी मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल गया, और इस रात जो पार्टी में हुआ वो तुम भी जानती हो। और इसके बाद ओन ने मुझे तुमसे दूर रहने का कहा, डराया धमकाया और दोस्ती भी तोड़ दी। मुझे मज़ीद तुम पर गुस्सा है। तभी एक दिन मैंने ऑन से मिलने ऑफिस आई, तब वहाँ मैंने बाबा और
अब्बास अंकल को बातें करते सुना। अब्बास अंकल बाबा से कह रहे थे कि इन्हें पता चला कि तुम्हारे पापा आजकल तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करते फिर रहे, इन्हें डर है कि वो नवल को अपने साथ ना ले आए हो। तब मुझे झटका लगा ये सुनकर, क्योंकि उनके मुँह से एक दफ़ा मैंने सुना था कि तुम्हारे बाबा मर चुके हैं। इस रोज़ मैंने बाबा से पूछा, इन्होंने मुझे तुम्हारे बाबा के बारे में सब बताया कि वो कैसे इंसान थे, इनका उठना बैठना आज भी इन तवाइफों के साथ है। तब मेरे लिए खेल मज़ीद आसान हो गया। बहुत ढूंढ ढांड के मैंने तुम्हारे पापा को निकाला। मुझे लगा मुझे इन्हें बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, वो तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं दूर चले जाए, तुम्हें फिर कभी और ना मिल सके। मगर वो सब बहुत आसान था। मेरे लालच देने पर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इन्हें अपनी बेटी से कोई मोहब्बत नहीं, बस वो अपनी बीवी और इससे सालों से बदला लेना चाहते हैं। मैं किसी तरह नमल को इन तक पहुँचा दूँ तब मैंने इन्हें तुम्हारी तुम्हारी यूनियन बाहर आने जाने की टाइमिंग बता दी। बाद में मुझे इन्होंने सब बताया कि इन्होंने तुम्हें आगे भेज दिया। मुझे सुनकर थोड़ा दुख हुआ, मगर फिर मैंने सोचा मेरा रास्ता साफ हो रहा, मुझे क्या। मगर चंद ही दिनों बाद मुझे पता चला कि तुम इस सेठ को दगा देकर निकल गई हो और तुम्हारे पापा भी रूपोश हो गए। पुलिस तुम्हारे पापा को ढूंढ रही थी, इन्वेस्टिगेशन जारी थी। मुझे लगा मेरा नाम ना आ जाए, इसलिए मैंने घर टूर का कहा और अमेरिका भाग गई। लेकिन शायद मुझे तुम्हारी बद्दुआ लगी थी नवल। इस रात जब मैं अमेरिका के एयरपोर्ट से बाहर आई, मुझे कुछ स्याह पामों ने धर लिया। मैं घबरा गई, मुझे लगा शायद डाकू होंगे, सामान वगैरह लेके मुझे छोड़ देंगे। मगर रात के पिछले पहर लड़की अकेली और खूबसूरत भी, इन्होंने मुझे वहाँ से उठा लिया और दोबारा जब मैं होश में आई तब अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। इसके बाद न जाने में कितने हाथों में बिकती चली कि मुझे तुम्हारी बद्दुआ लगी नमल। इस दिन अगर मैं तुम्हारे पापा को ये सब करने से रोक लेती तो आज शायद मेरे साथ ये सब ना होता। मुझे माफ़ कर दो नमल, शायद तुम मुझे माफ़ कर दो तो मुझे सुकून आ जाए। गुनाहों के इस दलदल से शायद मैं निकल सकूँ। मेरे लिए दुआ करना नमल कि मुझे मौत आ जाए, तुम्हारी गुनाहगार रमला। कितनी देर में मोबाइल हाथ में लिए साख्त बैठा रहा। इसने सुना था कि रमला अमेरिका चलेगी। क्यों चलेगी, वजह क्या थी, तभी से इस जानने की फुर्सत ही कब थी। इन दिनों नमल के भाग दौड़ कर रहा था। रमला का नामो निशान इसके जहन से मिट चुका था। मैंने इसे कभी बद्दुआ नहीं दी, और बद्दुआ तो मैंने कभी अपने पापा को नहीं दी जिन्होंने मेरे साथ ये सब किया। वो शिद्दत से रो दी और ने बेसाख्ते से कंधों से थाम कर अपने साथ लगा लिया। अल्लाह खूब इंसाफ करने वाला निमी, आज नहीं तो कल ऐसा कुछ होना ही था। वो उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, हालांकि दिल इस बेवकूफ़ लड़की की हालत पर अफसोस करना भी था। बस वो कहते हैं ना, ही हु डिग अ पिट फॉर अदर हिमसेल्फ फॉल इनटू इट। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ बुरा सोचदा अपने नाल बुरा होने वास्ते तैयार रहे। रात बीतती जा रही थी, बिस्तर पर करवट बदल कर थक चुकी थी। करवट बदल कर इसने अपने बाई तरफ सोए हुए वजूद पर नजर डाली। कैसी पुरसुकून बेखबर नींद सो रहा था। वो जानती थी वो इससे बेखबर होकर नहीं सोता था। जैसे वो बिस्तर से उतरती वो उठ बैठता, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तबीयत तो ठीक है ना, जैसे सवालात शुरू हो जाते। न जाने वो पुरसुकून होकर सोता भी था या सिर्फ बेखबर होने का ड्रामा ही करता था। 11 माह का अरसा पर लगा के उठ गया। ऑन के साथ रुखसत हुए और इन 11 माह में क्या कुछ नहीं हुआ था। रमला ने खुदकुशी कर ली। एमल अपने मामू साहब जबकि मिशाल बड़े पापा के किसी दोस्त के बेटे के साथ ब्याह कर इंग्लैंड चली गई। जाते वक्त इसने नमल से माफ़ी भी मांगी, मगर क्या फ़ायदा, वो इसके जहन से वो सारा वाक़या भुला सकती थी जो इसके साथ बीता था। इसके वाक़े ने इसके जहन पर इतने बुरे तासरात छोड़े थे कि वो उनके साथ रुखसत होने के बावजूद इस रिश्ते को सही से निभा नहीं पा रही थी। 11 माह होने के बावजूद दोनों मियाँ बीवी तो थे, मगर कागज़ के हद तक। एक घर में रहते हुए, एक रूम में रहते हुए, एक बेड शेयर करते हुए भी दोनों सदियों की दूरी पर थे। किसी भी मर्द को देखते हुए इसकी तबीयत ख़राब होने लगती और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। इसके बावजूद वो सब बर्दाश्त करते, इसे किसी मताए जहाँ की तरह अब संभालता, इसका ख्याल रखता। यही वजह थी कि वो बहुत हद तक उन पर ट्रस्ट करने लगी थी, वरना इसके बाप ने तो इसे किसी मत पर भरोसा करने लायक ना छोड़ा था। और इसे लिए इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया था। ऑफिस से आने के बाद सारा वक्त वो इसके साथ गुजारता, बाहर आउटिंग पर ले जाता, कभी कभी डिनर भी बाहर ही करके लौटते। इस अरसे में वो इसे यूँ संभालने लगता जैसे वो कोई छोटा सा बच्चा हो। क्या हुआ, करवट बदल बदल कर जब वो थक कर उठने लगी तो वो एकदम जाग गया। नहीं, बस यूँ ही। इसकी आंखों में फिक्रमंदी देखकर वो बस इतना ही कह सकी। जानती थी कि कहेगी ज़रा बाहर हवा खाने जा रही तो वो भी साथ चल पड़ता, और जब तक वो जागती रहती वो भी जागता। मगर इतनी भी संग दिल नहीं थी कि सुबह इसे ऑफिस जाना होता, तो इसलिए वो चुपचाप लेट गई। नींद नहीं आ रही क्या, इसे लेटते देखकर और ने पूछा था तो वह सरस बात में लगी। सो जाओ, मैं पास ही हूँ तुम्हारे। इसके घने वालों में उंगलियां फेरता वो बोला था तो वो पल के मूंद गई और बाकी कुछ ही देर में वो गहरी नींद में जा चुकी थी। अच्छा जी, तुम भी बैठो ना, कहाँ जा रही हो। अगली सुबह वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आया। जब नमल टेबल पर नाश्ता लगाने के बाद मुड़ने लगी तो एकदम इसका हाथ थाम कर बोला, मैं आती हूँ, बस चाय निकाल लो। कहते वो किचन की तरफ बढ़ गई। रोज़ की रूटीन थी, वो रोज़ अपनी निगरानी में से नाश्ता करवा कर जाता था। लंच टाइम पर भी बार बार कॉल करके खाने की ताकीद करता। वो जानता था वो नहीं खाएगा तो खिलाएगा तो वो खुद इसे खाएगी भी नहीं, और इसलिए वो इसके खाने पीने का ध्यान रखता था। हसीब की तरफ गया था कल मैं, इसकी वाइफ बहुत फोर्स कर रही थी तुम्हें लेकर आऊँ कभी। इसकी प्लेट में स्लाइस रखते हुए उन्होंने बात शुरू की, साथ ही दूध का गिलास उसे थमाया। रोज़ कहती तुमसे मिलवाने को, बहुत शौक है से तुम्हें देखने का। कल क्या तो कह रही थी कि आज रात हम लोग डिनर इनके साथ करें। और एक नज़र इसे देखा जो हाथ में नवाला था, हमें से घूरी थी। बट इट्स ओके, मैंने मना कर दिया इसे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। आयस्की से कहते हुए उन्होंने नवाला इसके हाथ से लेकर इसके मुंह में डबाला। मुझे देर हो रही है, तुम जानते हो जब तक तुम नाश्ता नहीं करोगे मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। वो बात बदल के जानता था। वो बाहर निकलने पर घबराती है। आप शाम को कब लौटेंगे। नाश्ता करके वैसे छोड़ने गाड़ी तक आई। जल्दी आने की कोशिश करूँगा।
फ्रंट डोर खोलकर जबर ब्रीफ केस अंदर रखा। जल्दी आ जाना, मैं आपको तैयार मिलूंगी। डिनर हम हसीब भाई की तरफ करेंगे। उंगलियां मरोड़ती वो कह रही थी। और ने हैरानगी से उसे देखा। वो बदल रही थी। आहो, तब्दीली आ गई है। ब्लैक झिलमिलाती साड़ी, हल्की फुल्की ज्वेलरी और मेकअप समेत वो अपने खूबसूरत सरापे के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। ऑन अंदर नहीं आया, इसे बाहर से ही पिक कर लिया। ऑन ने काफ़ी खुशगवार अंदाज में से देखा। शादी के बाद वो शायद पहली बार तैयार हुई थी। अच्छी लग रही हूँ, बेख्तियार कह भी दिया वो झैम की। हसीब भाई को शायद ऑन ने पहले बता दिया था। उनकी वाइफ मरियम अपने 1 साल के बेटे को लिए पहले गेट पर इस्तकबाल के लिए खड़े थे। माशाल्लाह ऑन भाई, आपकी बीवी तो बहुत प्यारी है। आप किस पर चले गए, सड़ू किस्म के? इसके गले लगते हुए मरियम ने ऑन को छेड़ा था तो वो मुस्कुरा दी। ऐसे तो मत करो, तुम्हारे शौहर से तो खासा हैंडसम हूँ यार। जवाबन ऑन ने भी इसे चिढ़ाया। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, हसीब का कहका बेसाख्ता था। मेरे शौहर जैसा हैंडसम डैशिंग बंदा तो इस दुनिया में भी नहीं है। वो फ़ौरन बोली। दुनिया की हर बीवी को अपना बंदा ऐसा ही लगता है, चाहे वो काला भुज्जन ही क्यों ना हो। मेरी बीवी से भी पूछ लो, यही कहेगी। और ने इससे भी साथ घसीटा। बेसाख्ता कहका पड़ा वो झैम की। बाकी का सारा टाइम वो मरियम के साथ रही। वो एक अच्छी और हंसमुख लड़की थी। थोड़ी मोटी सी थी, पर मोटापा इस पर जचता था। यही वजह थी जो ऑन बार बार इसे छेड़ता रहा। वो बिना माइंड के हंसती जाती। हसीब भाई से तो बस 1-2 बार ही मिली थी। यही आकर इसे पता चला वो हसीब और मरियम तीनों फेलो रह चुके थे। ज़बरदस्त किस्म के अफेयर के बाद हसीब और मरियम की 3 साल पहले शादी हो चुकी थी। अब इनका 1 साल का बेटा भी था, मरियम की तरह का मोटा गुपला सा। माशाल्लाह इतना प्यारा था कि छोड़ने को दिल ही नहीं करता। हसीब भाई का बेटा बहुत प्यारा है माशाल्लाह। वापसी पर वो उनसे कह रही थी। हाँ, बहुत क्यूट है। मैं रोज़ जाता हूँ सिर्फ इससे मिलने के लिए माँ। ऑन के चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट थी। नमल ने चौंक कर इसे देखा। आपको बच्चे बहुत पसंद है क्या? झिझकते हुए पूछा। हाँ ना, बहुत पसंद है। हमारे भी ऐसे क्यूट क्यूट होंगे ना, है ना? वो तेरी से बोला तो वो धक से रह गई। कितना हसरत भरा लहजा था ना। आंखें चुराती वो गाड़ी से उतरकर अंदर की जाने पड़ गई। पीछे बैठा ऑन सर पर हाथ फेर के रह गया। जिस वक्त वो अपने रूम में वार्डरोब में सर्दियाँ खड़ी नजर आई, एक नज़र ऑन को देखा, साथ ही गर्दन वापस घुमा ली। वार्डरोब से कपड़े निकाल कर पलटी। साथ ही बिजली गई। नमल का दिल खौफ से सिमटने लगा। ऑन, इसके हलक से हल्की सी चीख निकल गई। ऑन ऑन, वो बेख्तियार पुकारे कि कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। नमल, मैं यहीं हूँ, घबराओ नहीं। इसे करीब से ऑन की आवाज़ सुनाई दी। ऑन, लाइट चलाई, मुझे डर लग रहा है। वो इसके सीने में मुँह दिए फूट फूट कर रो दी। आंखों के गिर्द वही मंजर उभरने लगा जो अपनी तरफ बढ़ते वहशी दरिंदों के हाथ। टेक इट इजी नमल, मैं यहीं हूँ, रिलैक्स रहो। वो इसके रोने से परेशान हुआ। जीन्स की पॉकेट से सेल निकाल कर टॉर्च चलाई। तुम सुकून से बैठो, मैं जनरेटर ऑन करके आता हूँ। इसे बिस्तर पर बिठाते हुए तसल्ली दी, मगर वो सर हिलाते हुए इसका हाथ मजबूती से थाम गया। नहीं, आप बस यहीं रहे मेरे पास। डरा डरा खौफजदा लहजा और ने गहरा सांस भर कर इसे देखा। ओके ओके, रिलैक्स नहीं जाता, यहीं हूँ, तुम ऊपर पाँव करके सीधी हो जाओ। वो सर हिलाते हुए उठ कर बैठ की बाएं तरफ बढ़ी। जब इसकी साड़ी का पल्लू उनकी वॉच की हुक में फंसा, वो आगे बढ़ती झटका खाकर रुकी। खौफ से पल्लू थामे दोनों हाथ सीने पर लपेटे। अगले ही पल वो चीखते हुए मुड़ी। तुम घटिया इंसान, खबरदार मुझे छूने की कोशिश की तो अंधेरे का फ़ायदा उठाते मेरे करीब मत आना। मैं जान ले लूँगी अपनी। मुझे हाथ मत लगाना, खबरदार खबरदार। खौफ से पीली पड़ती वो चीख रही थी। और ऑन सुनसा काटो तो बदन में लहूने की तफसील बना खड़ा था। इसी लम्हे पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। लाइट आ गई थी। वो भी जैसे होश में आई। ओन ने घड़ी की हुक में फंसा साड़ी का पल्लू वाला हाथ बुलंद किया, इसकी नज़रों के सामने किया। क्या समझ रही थी वो इसे, कोई डाकू लुटेरा? वो शर्मिंदा सी खड़ी रह गई। ओन ने अफसोस से सर हिलाते हुए पल्लू का हुक से खींच कर बाहर निकाला और काटदा निगाह इस पर डालता। कमरे से तो क्या ही गया, घर से भी बाहर निकल गया। पीछे बस साख सी खड़ी रह गई। उन्हें ऐदा तो भैया तो मुंडा डिजर्व नहीं करता सी, सीधी साफ कर ला। भावें तू डरी हुई है। पूरी रात गुजर गई। वो घर नहीं आया। वो भी यूं कारपेट पर घुटनों में सर्दियाँ बैठी रही। सुबह से अगली रात भी हो गई। इसे ऑन की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इसे लगा वो रूम में आएगा तो वो माफ़ी मांग लेगी। ऐसे कब इग्नोर किया था इसे ऑन ने? मगर हरकत भी तो इसकी ऐसी थी ना। मगर वो जानता था वो अभी तक सही तरह नॉर्मल नहीं हुई थी, मेंटली डिस्टर्ब थी। मगर इसका इंतज़ार ही रहा। वो आया, मगर आते ही स्टडी रूम में घुस गया। अगली सुबह फिर बगैर इससे बात के नाश्ता किया वो घर से निकल गया। पिछले 3 दिन से वो यही तो कर रहा था। और नमल अंदर ही अंदर जैसे इसके रवैये से मर रही थी। 3 दिन से वो इस साड़ी में भूखी प्यासी सी जगह पर निढाल सी बैठी थी। मगर इसे ना आना था ना आया। गलती इससे हुई थी और माफ़ी भी इसी को मांगनी थी। यही सोचते हुए उठी। मोबाइल देखा तो ऑफ पड़ा था। हिम्मत करती वो लॉन्च तक आई। फ़ोन सेट से ऑन को कॉल मिलाई। कोई 5वीं 6ठी बैल पर इसकी आवाज़ सुनाई दी। ऑन, घर कब आएंगे? आवाज़ न कहा जाता थी। लेट हो जाऊंगा आज। वो शायद बहुत मशरूफ़ था, सोचकर खासा लेट जवाब दिया। और मुझे आपसे बात करनी, अभी आ जाए। मिन्नत भरा लहजा था, मगर परवाह किसे थी। अभी मशरूफ़ हूँ बहुत। ठग के साथ ही फ़ोन बंद हो गया। वहीं बैठी फूट फूट कर रो दी। बहुत सारा रो चुकने के बाद जब अपने रूम में जाने के लिए उठी, नकाहत कमज़ोरी, 3 दिन से भूखी प्यासी, चक्कर पे चक्कर आ रहे थे। इससे पहले वो कदम बढ़ाती धड़ाम से कारपेट पर गिरी। गिरने से पहले लाउंज में पड़े मेज से टकराई। बेहोश होने से पहले सर से शदीद टीस उठते महसूस हुई। इसके बाद वो हवास खो बैठी। चल लो जी, होने तू नाराज़ होला ऑन। रात के जब वो लौटा तो खासा थक चुका था। कुछ जहनी दबाव तो कुछ काम भी आज खासा था। इस वजह से आज पहले से काफ़ी लेट आया था। जिस वक्त घर में दाखिल हुआ सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। लॉन्च में दाखिल होते लाइट्स जलाई और अगले लम्हे वो ठिठक कर रुक गया। कारपेट वो पड़ी थी बेसुध से।
नमल। अगले पल वो सब भुलाकर इसकी तरफ बढ़ा। औंधे मुंह पड़ी नमल को सीधा किया तो पेशानी पर जमी लंबी सी जमी हुई खून की लकीर नजर आई। न जाने वो कब यूं ही पड़ी थी। वो तेजी से उसे उठाकर रूम में ले आया। डॉक्टर को कॉल करने के बाद इसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, मगर हर कोशिश नाकाम ठहरी। अब वो सही मानों में परेशान हुआ। ये कब से भूखी है, इसी वजह से बेहोश हुई है, काफ़ी वीक हो रही है। प्लीज़ आप इनके खाने पीने का खास ध्यान रखें। डॉक्टर ने आने और चेकअप के बाद डॉक्टर ने खास खाने पर जोर दिया। तो शर्मिंदा और इसकी जहनी हालत जानता तो था, इसके बावजूद इसी से नाराज़ हो बैठा। जानता था वो खुद से कब खाती थी। हमेशा ऑन को इसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता था। डॉक्टर ने ड्रिप लगाने के बाद इसके माथे पर बैंडेज कर दी, कुछ मेडिसिन लिख दी। डॉक्टर को छोड़ने के बाद रोज किचन में चला है। फ्रिज खोलने के बाद इसे पता चला 3 दिन पहले का खाना अभी भी वैसे पड़ा। वो अफसोस से सर लाता हुआ यखनी के लिए चीज़ें निकालने लगा। ठीक आधे घंटे बाद जब वो सूप वाला बाउल लिए अंदर दाखिल हुआ, वो इसे बेड पर बैठी नजर आई। वो चुपचाप इसके सामने बैठ गया। सूप से भरकर चम्मच इसके मुंह सामने किया, मगर नफ़ी में गर्दन लागी। मुंह खोलो नमल। आवाज़ में सख्ती थी। नमल की आंखें भर आई। नहीं। नफ़ी में सर लाते 2 आंसू पलकों की बाट तोड़कर बेदर्दी से गाल पर फिसले। नमल तंग मत करो। अब की बार बोला तो लहजा नरम था। जब तक बात नहीं करेंगे कुछ नहीं खाऊंगी, रंधी आवाज़ में कहते हुए इसके हाथ झटकना चाहे तो उन्होंने गहरी सांस छोड़कर चम्मच वापस बाउल में कर रहा हूँ बात, अब बताओ। ऐसे नहीं, प्यार से बात करें। वो फूट फूट कर रो दी। ओने झंझला कर इसे देखा, रो रो के बस खूबसूरत आंखों का सत्यानाश ही मारेगी। प्यार की जुबान समझ आई है कभी तुम्हें? वो खफकी से घूरा। अब करे, अब समझा करूंगी ना। फौरन चेहरा साफ करके इसे देखा। उनको बेसाख्ता इस पर प्यार है। बाउल में इस पर रखकर कमर में हाथ डाल के करीब किया। 3 दिन से कुछ खाए क्यों नहीं? हालत देखिए अपनी। प्यार भरी खफकी से भरपूर सरगोशी की। आप जब जब नाराज़ होंगे तब तब नहीं खाऊंगी बस। इसकी शर्ट के बटनों से खेलते हुए बोली। और अगर मैं नाराज़ ही ना हो तो? पेशानी पर मोहब्बत की मोहर सबक की। तो मैं हर रोज़ खाया करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। भीगी पलकें उठाकर वो मुस्कुराई थी। उन्होंने झुककर इसकी पलकों पर ठहरे मोतियों को चुना। अच्छा, हर बात मानोगी मेरी? आंखों में हैरत लिए वो इसे देखा तो वो तेजी से सरस बात में लगी। फिर मुझे 1 नहीं 2 नहीं, बच्चों की पूरी टीम चाहिए। आंखों में शरारत लिए वो इसे देख रहा था। वो बिदक कर दूर हुई। नहीं, और इतने बच्चों को कौन संभालेगा? मैं तो थक जाऊंगी सारा दिन संभाल संभाल के। नमल के लहजे में परेशानी थी। ऑन का कहकर बेसाख्ता था। इसे शरारत की मूड में देखकर वो झैम की। मैं किस लिए हूँ? साथ मिलकर दोनों संभालेंगे। और मुस्कुराते हुए इस पर झुका था और एक इस्तेहकाक भरी मोहर इसकी पेशानी पर सबत की थी। नमल इसकी पनाह में मजीद सिमट की। अब इसका इस पनाह में खौफ का अंसर नहीं बल्कि मुहाफ़ज़त का एहसास गालिब था। ये तो गाइस नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नावल का नाम है, क्या नाम है, तेरी चाहत में। राइटर है निदा अली अब्बास। तो कैसा लगा आपको ये नावल? आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे नावल बड़ा पसंद आया। अच्छा नावल था, स्टोरी लाइन भी अच्छी थी, बाकी हर चीज़ भी अच्छी थी। लेकिन एक चीज़ का मुझे था कि उसके बाप ने अगर उसके साथ इतना बुरा किया अपनी औलाद के साथ ही, तो उसको खुद भी तो उसके साथ भी तो कुछ बुरा होना चाहिए था ना। तो उसका बाप अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। बाकी ओवरऑल नावल बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा पसंद है। मैं तो रात को ही पढ़ लिया था बैठ के। तो बस आपको पता ना पेशेंट्स की ज़रा कमी है मेरे पास। तो मुझे भी इजाज़त है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नवे नावल के साथ। मैं अब चलती हूँ। अब हद हो गई है, बल्कि हद नाला विवाद हो गई है। दिमागों में बड़ा मेरे चीखे मार मार के। तो बाकी आपको नावल भी अपलोड करना है, तो मुझे भी इजाज़त है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।